तो हेलो एवरीवन, कल मैंने आपको बोला था कि इफ स्टेटमेंट और फोर स्टेटमेंट पढ़कर आना जो बुक में दे रखा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, उस पर बहुत अच्छे से कर चुके हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब आप में से कोई डाउट पूछ नहीं रहा है, चलो बुक शेयर करते हैं फटाफट और रीडिंग लगाते हैं कि क्या क्या है उसमें। ठीक है, चलो। ओके, तो ये है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। Usually statements in a program are executed one after another। ठीक है, ये हम देखते ही हैं कि हाँ, जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम प्रोग्राम में वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। पहले फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है। हाउएवर, लेकिन there are situations when we have more than one option to choose from based on the outcome of certain condition. This can be done using if else conditional statements। ठीक है, conditional statements let us write program to do different tasks or take different paths based on the outcome of the conditions। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो if else स्टेटमेंट है बेसिकली ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। अपन ने देखा ही था कि if में क्या होता है, हम कंडीशन का यूज करते हैं ना, if और उसके बाद कोई कंडीशन होती है, else if होता है, उसके बाद elif जिसको लिखते हैं उसके बाद कोई कंडीशन होती है ना, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब वैसे तो क्या होता है कि देखो हर लाइन एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती चली जाती है, लेकिन जब इफ एल्स स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, तो वो जो नेक्स्ट वाली लाइन है वो तभी एग्जीक्यूट होती है जब पहले वाली जो कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू है। मतलब अगर इफ के बाद अगर कोई कंडीशन लिखी हुई है और अगर वो ट्रू है, तभी जो इफ के जो बाद जो नेक्स्ट वाली लाइन है वो तभी एग्जीक्यूट होती है जब इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू हो। अगर वो ट्रू नहीं है तो वो जो लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी उसके बाद वाली। बेसिकली बहुत सारी लाइनें जो है हम स्किप कर देंगे और इफ सेक्शन के बाद जो लाइन आएगी, इफ जो ब्लॉक है हमारा, वो जो ब्लॉक खत्म हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है फिर हम उस पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है ना। तो देर आर थ्री वेज टू राइट इफ एल्स स्टेटमेंट। हमने देखा था बहुत तरीके होते हैं, है ना। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड इफ व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो ये एग्जांपल दे रखा है हमें, एज इज इक्वल टू int इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, तो ये इनपुट फंक्शन है। मैसेज क्या आएगा आउटपुट विंडो पर, एंटर योर एज। तो आपने सपोज कोई एंटर एज करी, आपकी उम्र कितनी होगी, सपोज कोई 20 साल का होगा, आप में से कोई 30 का होगा, सब मुझसे छोटे ही हैं वैसे। तो सपोज किसी की एज 25 है आप में, तो अगर आपने 25 लिखा तो इनपुट क्या करेगा, उस 25 को जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो int फंक्शन क्या करेगा, फिर दोबारा से उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो एज में हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा और वो इंटीजर में होगा। ठीक है, तो इफ एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है टू इंडिकेट एंड ऑफ, तो उसके बाद हम इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और उसके बाद हम कॉलन का यूज करते हैं, हम देख ही चुके हैं। और फिर प्रिंट एलिजिबल टू वोट। ठीक, तो अगर 18 से ज्यादा एज है तो हम कह सकते हैं कि एलिजिबल टू वोट। तो आप सब 18 से ज्यादा ही होंगे तो सब वोट दे सकते हो, आराम से देना चाहिए आप लोगों को वोट। मैं तो अभी तक वोट दे नहीं पाता, अभी 18 का हुआ नहीं हूं, तो इसलिए चलो। और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्या आएगा ना। अब देखो, if else statements execute the statements inside if when the condition is true, otherwise executes the statements inside else when the condition is false। ठीक है, पता ही है हमको ना। तो ये प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर एंड डिस्प्ले द डिफरेंस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी हमने करा ही था कि दो नंबर्स दे रखे हैं, उनका आपको डिफरेंस देखना है ना। तो अगर 1 और 2 दे रखा है तो भी आंसर 1 आना चाहिए, और 2 और 1 दे रखा है तो भी आंसर 1 ही आना चाहिए। मतलब आपको खुद से देखना पड़ेगा कि बड़ा नंबर कौन सा है और फिर उस बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना होगा और वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यही हम है। num1 लिया पहले, int इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर हो गया, फिर num2 int इनपुट एंटर सेकंड नंबर हो गया, num1 num2 में हमारे पास दो नंबर आ गए।
अगर num1 ग्रेटर देन num2 है तब तो num1 में से num2 घटा दो, और अगर ऐसा नहीं है तो num2 में से num1 घटा दो। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है प्रिंट द डिफरेंस ऑफ। और फिर लास्ट में जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो आप कैसे भी लिख सकते हो ना, लिखने के अपने अलग अलग तरीके हैं। द डिफरेंस ऑफ num1 एंड num2 इज दिस, है ना। तो देखो प्रिंट फंक्शन में अब कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, देखो जो लास्ट में इन्होंने प्रिंट फंक्शन लिख रखा है द डिफरेंस ऑफ करके, इसमें कितने आर्ग्यूमेंट है। देखो पहला आर्ग्यूमेंट कॉमा, देखो कितने कॉमा है, तो हर कॉमा के जो है बेसिकली एक अलग आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज में होता है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आर्ग्यूमेंट है इस प्रिंट फंक्शन में, है ना। तो टोटल 6 आर्ग्यूमेंट इसमें हमने पास कर दी। आउटपुट आ जाएगा, आपने अगर फर्स्ट नंबर 5 डाला, सेकंड नंबर 6 डाला तो भी आंसर आपका 1 ही आएगा। फर्स्ट अगर 6 डाला, सेकंड 5 डाला तो भी आपका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में जो है इंडेंटेशन के बारे में लिखा हुआ है। इंडेंटेशन हम बहुत अच्छे से मैं बता ही चुका हूँ आपको कि क्या होता है। टैब्स या स्पेसेस का आपको यूज करना पड़ता है ना, सिमिलर होने चाहिए, मतलब सेम टैब और स्पेसेस किसी भी ब्लॉक के अंदर, है ना। तो इफ के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो सारे के सारे एक सेम टैब और स्पेसेस का हमको यूज करना पड़ेगा, सेम इंडेंटेशन का यूज करना पड़ेगा। वही इंडेंटेशन के बारे में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। पाइथन यूजेज इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक एज वेल एज फॉर नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मतलब जो ब्लॉक है, जैसे हमारा इफ ब्लॉक आ गया, एल्स इफ ब्लॉक आ गया और एल्स ब्लॉक आ गया, तो इन सब ब्लॉक्स में हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन का यूज करते हैं ना। तो इन सब के अंदर जो भी आएगा वो एक डेफिनेट, एक फिक्स्ड इंडेंटेशन का सब यूज करेंगे। अगर आपने पहली लाइन में टैब यूज कराया हुआ है एक, तो दूसरी लाइन में भी एक टैब यूज करना होगा। देखो लीडिंग स्पेसेस, लीडिंग व्हाइट स्पेसेस, स्पेसेस एंड टैब्स, है ना। देखो स्पेस को आपको पता ही है, स्पेस क्या होता है, टैब भी आपको पता है क्या होता है। इन दोनों को ही हम व्हाइट स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस क्यों बोलेंगे, बस बोलते हैं व्हाइट स्पेस, सोचना आप क्यों बोलते हैं, है ना। एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो जब हम स्पेस या टैब का यूज करते हैं, व्हाइट स्पेसेस का यूज करते हैं, व्हाइट स्पेसेस का मतलब होता है कि ऐसे स्पेसेस जो दिखाई ना दे, है ना। कि जैसे जनरली आप क्या होता है कि जो आपका टर्मिनल होता है ना, जहां पर आप कोड लिखते हो, वो क्या होता है आपका व्हाइट कलर का मानते हैं। तो व्हाइट स्पेसेस का मतलब हो गया कि वो दिखाई ही नहीं देंगे आपको, ऐसे स्पेसेस, ठीक है। तो जैसे उसमें स्पेस भी आ गया, आपको स्पेस भी दिखाई नहीं देता, आपको टैब भी दिखाई नहीं देगा ना। तो ऐसे स्पेसेस जो दिखाई ना दे तो वो स्पेसेस हो जाएंगे आपके, स्पेस आ गया, टैब आ गया। तो जब भी कोई आप व्हाइट स्पेस किसी भी स्टेटमेंट के पहले यूज करते हो तो उसको इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। In Python, the same level of indentation associates statements into a single block code. The interpreter checks indentation levels very strictly. देखो क्या लिखा हुआ है, जो इंटरप्रेटर है वो चेक करता है इंडेंटेशन वेरी स्ट्रिक्टली एंड थ्रोज अप सिंटैक्स एरर इफ इंडेंटेशन इज नॉट करेक्ट। अगर आपने सही इंडेंटेशन का यूज नहीं किया है तो आपको क्या मिलेगी, सिंटैक्स एरर वो जो है शो कर देगा। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज अ सिंगल टैब फॉर ईच लेवल ऑफ इंडेंटेशन। ये मैंने बताया था कि आप ऐसा कोई सा भी इंडेंटेशन यूज कर सकते हो ना, एक स्पेस भी यूज कर सकते हो, टैब भी यूज कर सकते हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसेस और टैब्स का भी यूज कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस जो है, कॉमन प्रैक्टिस ये है कि हम एक टैब का यूज करते हैं। और देखो इफ एलिफ और एल्स, अब ये थर्ड आ जाता है हमारा, इफ एलिफ और एल्स इज यूज्ड डॉट टू चेक मल्टीपल कंडीशन एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली। मीनिंग ऑफ एलिफ इज एल्स इफ, ठीक है। ELIF का मतलब होता है एल्स इफ, लेकिन हम लिखते ELIF ही है, एल्स इफ नहीं लिखते, है ना। वी कैन ऑल्सो राइट एल्स इफ इंस्टेड ऑफ ELIF, मोर क्लैरिटी। लिख सकते हैं, लेकिन लिखकर देखना ना, लिखकर देखना क्या गलती आती है क्या, है ना। ये कह रहा है कि ELIF की जगह आप एल्स इफ भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन क्या लिखकर देखना, क्या वास्तव में आप ऐसा लिख सकते हो क्या, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप एल्स इफ लिखोगे तो एरर आती है ना, लेकिन इसने लिख रखा है कि नहीं आप एल्स इफ भी लिख सकते हो। तो ट्राई करना, देखना कि क्या एल्स इफ सच में आप लिख सकते हो क्या, क्योंकि ये सारी चीजें वर्जन टू वर्जन चेंज होती जाती है ना। हो सकता है किसी पाइथन के वर्जन में एल्स इफ जो हो वो लिख सकते हो आप, लेकिन दूसरे वर्जन में उन्होंने कहा नहीं एल्स इफ नहीं लिख सकते। लेकिन ELIF तो है, वो तो पक्का है कि वो तो होता ही है। चेक वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो ये प्रोग्राम दे रखा है, हम सारे प्रोग्राम कर चुके हैं। आप ये ट्राई करना खुद से, ये वाला प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है ये ना, कि कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है, और अलग अलग वैल्यू डालना। एक बार पॉजिटिव वैल्यू डाल के देखना, एक बार नेगेटिव वैल्यू डाल के देखना, एक बार
जीरो डाल के देखना और देखना कि वास्तव में आपका प्रोग्राम सही है क्या हर इनपुट के लिए वर्क कर रहा है। When the conditional statements appear, the Python interpreter execute code inside one block that is selected based on the condition. ठीक है, number of ELIF is dependent on the number of condition to be checked. ठीक है, if the first condition is false, then the next condition is checked and so on. If one of the condition is true, then the corresponding indented block executes and the if statement terminates. After that, statements outside the if else are executed or the program terminates if there are no further. ये बता ही चुका ना मैं कि अगर आप किसी भी एक ब्लॉक के अंदर एंटर हो गए तो आप बाकी दूसरे ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं हो पाओगे ना। जैसे if है, if एक ब्लॉक है, उसके बाद ELIF एक दूसरा ब्लॉक है, उसके बाद ELIF करके एक और ब्लॉक है, फिर else आपका ब्लॉक आ गया। अगर किसी भी एक ब्लॉक में आप एंटर हो गए तो आप उस ब्लॉक के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करोगे और फिर उस सारे ब्लॉक्स को स्किप करते हुए पूरे के पूरे सेक्शन से बाहर आ जाओगे, है ना। बस यही चीज लिखी हुई है। अब फॉर लूप देखो, sometimes we need to repeat certain things for a particular number of times. पता ही है हम फॉर लूप इसीलिए यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a program has to display attendance for every student of a class. Here the program has to execute the print statement for every statement, है ना। जैसे आपको एक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट में क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं ना। एक लिस्ट आपने बना दी, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स 10 है, दूसरे के 11 है, तीसरे के 12 है, इस तरह से बहुत सारे मार्क्स दे रखे हैं। अब उन सभी मार्क्स को आपको प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, फॉर लूप का यूज कर लोगे। पहले फर्स्ट को करोगे, फिर सेकंड को करोगे, तो वही चीज दे रखी है। इन प्रोग्रामिंग दिस काइंड ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड लूपिंग, है ना। ये जो लूप बोलते हैं इस तरह से, जब हम ये फॉर लूप होता है बेसिकली, है ना, फॉर लूप बोलते हैं क्योंकि ये हर एलिमेंट पे चलता है। इस चीज को लूप बोलते हैं, लूप बोलते हैं और इटरेशन बोलते हैं ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान में रखना। लूप और इटरेशन, है ना, दोनों चीजों को, फॉर लूप या फिर जो इटरेशन है, तो ये ध्यान में रखना, दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप भी बोलते हैं इसको, फॉर स्टेटमेंट को फॉर लूप भी बोलते हैं, और इटरेशन भी बोलते हैं इस चीज को। जब आप हर एलिमेंट को एक्सेस करते हो तो इसको इटरेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज डन यूजिंग फॉर स्टेटमेंट, ठीक है। द फॉर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और अ सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। द फॉर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इटरेट, है ना, फिर दोबारा से आ गया कि इटरेट करना, मतलब जब आप हर लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि आप हर लिस्ट के एलिमेंट को इटरेट कर रहे हो, है ना, ट्रेवल कर रहे हो हर इटरेट करना या फिर ट्रेवल करना, कि हर एलिमेंट को आप ट्रेवर्स कर रहे हो ना, ट्रेवर्स भी बोलते हैं इसको, कि हर एलिमेंट को आप ट्रेवर्स कर रहे हो, इटरेट कर रहे हो over a range of values or a sequence. The loop is executed for each time in the range. The value can be numeric, string, list और table, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है ना। फॉर लूप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, स्ट्रिंग पे भी लगा सकते हो, लिस्ट पे भी लगा सकते हो, टपल पे भी लगा सकते हो, है ना। बेसिकली एक सीक्वेंस होना चाहिए, स्ट्रिंग भी आपका एक सीक्वेंस है, लिस्ट भी सीक्वेंस है, ट्यूपल भी आपका एक सीक्वेंस है, रेंज भी आपका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। When all the items in the range are exhausted, जब सारे के सारे एलिमेंट्स को जो है आप ट्रेवर्स कर चुके हो, the statements within the loop are not executed and Python interpreter start executing the statements immediately following the for loop, ठीक। भाई for loop पूरा ही हो चुका है आपका, सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हो, तो उसके बाद जो लिखा हुआ है for के बाद आप जो लिखा होगा वहां पर चले जाओगे। While using for loop, we should know in advance the number of times the loop will execute, ठीक है। सिंटैक्स फॉर द फॉर लूप फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन सीक्वेंस आइटम, ठीक है। ये सिंटैक्स इतना जरूरी नहीं है आपको ना, बाकी आप समझना चाहते हो तो समझ सकते हो कि फॉर कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। वो जो वेरिएबल यूज करते हैं ना, फॉर एक्स इन दिस, तो वो एक्स को कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एक्स इन सीक्वेंस और आइटम्स इन ए रेंज, और वो आपको पता ही है कि सीक्वेंस और आइटम्स का यूज करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स इनसाइड बॉडी ऑफ द लूप। अब देखो ये प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम क्या दे रखा है, प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स इन अ गिवन सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। अच्छा, ये प्रोग्राम तो बेसिकली देखो आपको खुद से बनाना चाहिए, है ना, छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन हाँ आपको करना चाहिए प्रोग्राम खुद से, ठीक है। बिना देखे ये प्रोग्राम करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस प्रोग्राम को, मैं चाहता हूं कि आप ये खुद से करो ये प्रोग्राम पहले, ठीक है।
पहले आप ये प्रोग्राम खुद से बनाना, नहीं बने तो फिर यह देख लेना कि क्या आंसर लिखा हुआ है इसका। ठीक है, चलो अब आ जाता है हमारा रेंज फंक्शन कि जो रेंज फंक्शन है वो क्या होता है। तो रेंज फंक्शन तो देख ही चुके हैं हम, है ना, उस पर क्या क्या लिखा हुआ है रेंज फंक्शन में, पढ़ लेते हैं फटाफट। द रेंज इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, सिंटैक्स ऑफ द रेंज इज रेंज, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, अब देखो ये स्टार्ट के जो आगे पीछे है ना स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और स्टेप के आगे पीछे भी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा एडवांस भी है ना। आपको हो सकता है समझ में ना आए कि ये क्या है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, जानना जरूरी भी है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, जो स्टार्ट के पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने मतलब ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है और फिर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका क्या मतलब हुआ, और जो स्टेप है बेसिकली इसके भी आगे पीछे मैंने जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रखे हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं एक बार। ये स्टार्ट, स्टॉप, और फिर है आपका स्टेप, ये इस तरह से। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, बाद में देखेंगे इसको, बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, आगे पढ़ो। रेंज क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है ना। बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान में रखना टर्म्स कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। बिल्ट इन का मतलब है जो पाइथन में पहले से बने हुए हैं, है ना, जो हमने नहीं बनाए हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो हम खुद से भी बनाते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, हम अपने से भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन क्या है, पहले से बने हुए हैं, ये हमने खुद से नहीं बनाए। तो जितने भी फंक्शन कल हमने देखे थे वो सारे क्या थे, बिल्ट इन फंक्शन ही थे, सब पहले से बने हुए हैं, हम तो बनाए नहीं किसी भी फंक्शन को। हाँ, इनपुट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, रेंज फंक्शन है, टाइप फंक्शन है, लेन फंक्शन है, एसटीआर है, आईएनटी है, और भी जितने सारे फंक्शन थे, लिस्ट है, ट्यूपल है, सेट है, इतने सारे जो फंक्शन कल हमने देखे थे सब बिल्ट इन फंक्शन ही है, सब पहले से बने हुए हैं, हमने कोई बनाए नहीं है, हम तो केवल उनको देख रहे थे कि वो रन कैसे करते हैं। ठीक है, हम खुद से भी अपने भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं है ना। मैंने आपको बताया था DEF करके लिखते हैं ना, तो ऐसे हम खुद से भी फंक्शन बना सकते हैं, DEF करके फंक्शन का नाम, फिर वो फंक्शन कैसे कैसे वर्क करेगा, इस तरह से। अब देखो आगे, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट, है ना। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है ना, it is used to create a list containing a sequence of integers from the given start value up to stop value excluding stop value with the difference of the given step value। देखिए वो ही है, देखो जिसको समझ में आ चुका है उसको पता है कि स्टार्ट क्या होता है, स्टॉप क्या होता है, स्टेप क्या होता है। ठीक है, स्टॉप जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता, स्टार्ट जो है वो इंक्लूडेड होता है, स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टॉप -1 तक चलते हैं, स्टेप का मतलब है आप कितना उसमें इंक्रीमेंट करोगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज लिखी हुई है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट, है ना। तो ये क्या होता है कि इससे बेसिकली आप लिस्ट क्रिएट नहीं करते हो, इससे आप वैसे सीक्वेंस क्रिएट करते हो ना। ये लिस्ट जो है वर्ड यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, ये यूज नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ऑब्वियसली लिस्ट एक अलग चीज है, लिस्ट भी एक सीक्वेंस है, रेंज भी एक सीक्वेंस है ना। रेंज भी एक सीक्वेंस जनरेट करता है, रेंज बेसिकली क्या है, रेंज एक फंक्शन है ना। लेकिन रेंज फंक्शन क्या करता है, एक सीक्वेंस जनरेट करता है, वो सीक्वेंस जो है वो जरूरी नहीं है लिस्ट है ना, वो सीक्वेंस लिस्ट नहीं होता, लेकिन वो एक सीक्वेंस होता है, और लिस्ट भी एक सीक्वेंस होती है। अब उस सीक्वेंस को जो रेंज जनरेट करता है आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो लिस्ट फंक्शन का यूज करके। ये कल मैंने बताया था कि लिस्ट फंक्शन के अंदर अगर आप रेंज फंक्शन का यूज करोगे तो जो रेंज फंक्शन का जो आउटपुट आता है, जो कि एक सीक्वेंस होता है, वो आप लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, रेंज फंक्शन का आउटपुट एक लिस्ट नहीं होता है, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, उस सीक्वेंस को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो लिस्ट है यहाँ पर बेसिकली जो टर्म यूज करी हुई है लिस्ट, वो एक गलत यूज करी हुई है ना, कंफ्यूजिंग है वो, उसको यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, गलतियां होती है, बुक्स में भी मिस्टेक होती है। अब देखो, इफ स्टार्ट वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट द लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0।
अगर आपने स्टार्ट की कोई वैल्यू पास नहीं करी है तो ये बाय डिफॉल्ट 0 होती है, ठीक है। इफ स्टेप इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 इन ईच इटरेशन। अगर स्टेप की आप वैल्यू नहीं पास करोगे तो स्टेप की वैल्यू 1 मानी जाती है, ठीक है। ऑल पैरामीटर्स और रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर्स। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना कि रेंज जो फंक्शन है उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, मतलब जो स्टार्ट की वैल्यू है, स्टेप की वैल्यू है और स्टॉप की वैल्यू, ये तीनों इंटीजर ही होने चाहिए। आप फ्लोट यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपने कोई फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ पर यूज कर ली है ना, वो नहीं कर सकते कि मैंने 1 की जगह 1.1 यूज कर लिया, तो वो चीज नहीं कर सकता मैं। तीनों इंटीजर ही होने चाहिए। द स्टेप पैरामीटर कैन बी ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग 0। भाई स्टेप की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती। अगर आपने स्टेप की वैल्यू 0 कर दी तो फिर ये गड़बड़ मामला हो जाएगा ना। करके देखना, स्टेप इक्वल टू 0 करके देखना और फिर देखना क्या होता है, ठीक है। स्टेप की वैल्यू 0 रख के देखना और देखना होता क्या है, क्योंकि आपने कहा कि आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो वहां से, तो फिर स्टार्ट भी आपने दे रखा है, स्टॉप भी दे रखा है, और स्टार्ट से आप आगे भी नहीं बढ़ना चाह रहे, तो कैसे काम होगा। भाई आपने स्टार्ट वैल्यू दे दी 1, स्टॉप वैल्यू दे दी आपने 5 और स्टेप की वैल्यू दे दी आपने 0, तो अब आप आगे बढ़ोगे कैसे। आप 5 तक पहुंच ही नहीं पाओगे कभी, तो ये क्या गलत हो जाएगा ना। तो करा कर देखना स्टेप की वैल्यू 0 होता क्या है, क्या आंसर मिलता है आपको, क्या आउटपुट आता है, ठीक है। और देखो यहां पर क्या है आपका, हाँ अब ये जो है अलग अलग बेसिकली प्रोग्राम्स दे रखे हैं और फिर लास्ट में हमारा नेस्टेड लूप आ जाएगा, ठीक है। नेस्टेड लूप एक छोटा सा प्रोग्राम है, कल देखेंगे हम। नहीं मतलब कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है ये नेस्टेड लूप, है ना। बहुत सारे प्रोग्राम बन सकते हैं, आपकी बुक में छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है, तो कल नेस्टेड लूप देखेंगे हम। आज मैं आपके लिए रेंज फंक्शन तक कवर कर देता हूं, ठीक है। तो ये देखो लिस्ट रेंज 10, रेंज 10 क्या करेगा देखो। अब देखो आपने स्टार्ट की कोई वैल्यू नहीं दी है ना, और जब भी आप एक वैल्यू पास करवाते हो ना, तो चलो पहले ऐसा करता हूं कि मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं, फिर बाद में बताएंगे। किधर गया, चलो देखो इसका मतलब क्या होता है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इनका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑप्शनल है ना। अगर कहीं पर देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है ना, इसका मतलब है ये ऑप्शनल है, ठीक है। और बेसिकली ये कॉमा भी इसी के अंदर आना चाहिए, लेकिन ये इसके अंदर लगा नहीं रखा कॉमा, है ना। ये जो कॉमा है ना आपकी बुक में थोड़ा गलत दे रखा है, ये कॉमा भी जो है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, ये वाला, ये जो कॉमा है वो इसके अंदर आएगा इस तरह से, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है। देखो अब इससे क्या क्या बन सकता है, इससे ऐसे क्या क्या बन सकते हैं। देखो रेंज एक तो ऐसा बन सकता है कि आपने ये स्टार्ट आप यूज भी कर सकते हो और यूज नहीं भी कर सकते हो। ऑप्शनल का मतलब समझते हो ना, ऑप्शनल कि वो आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते, वो आप पर होता है ना। तो ये जो है स्टार्ट आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते, है ना। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है ना। तो सपोज मैंने ये ले लिया ना, तो ये हो गया आपका स्टार्ट, तो ये इस तरह से मैंने इसको ले लिया। स्टॉप तो ऑप्शनल है ही नहीं, है ना, ये तो आपका कंपलसरी हो गया। स्टॉप आपका कंपलसरी है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, है ना। और फिर उसके बाद स्टेप भी आपका जो है कंपलसरी ऑप्शनल है, आप ले चाहे मत लो। मैंने क्या करा, दोनों ही ले लिए, है ना, स्टार्ट को भी ले लिया स्टॉप को भी ले लिया। तो एक तो आपका रेंज फंक्शन बनता है ये वाला, है ना, 3 आर्ग्यूमेंट हम पास करवाते। एक दूसरा क्या बनता है ऐसे, आप क्या करोगे कि आप जो है ना स्टार्ट को इंक्लूड नहीं करोगे, है ना। आप क्या करोगे, चलो स्टार्ट को ले लोगे इस तरह से, है ना। स्टार्ट को आपने ले लिया, स्टॉप को आपने ले लिया और आपने स्टेप को काउंट नहीं करा, है ना।
इस तरह से आपने स्टार्ट और स्टॉप ले लिया, स्टेप को नहीं ले लिया, तो इस तरह से दो रेंज फंक्शन बन गए ना। और तीसरा क्या है, आपने स्टार्ट और स्टेप दोनों को ही नहीं लिया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, केवल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ये रेंज फंक्शन जो है आपका इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो यही तीन हमने पढ़े थे कि अगर आपने बेसिकली रेंज में कोई वैल्यू पास करवाई है, तो अब देखो अगर मैंने लिखा है रेंज, आपका लिखा है आपका 4 रेंज 4 लिखा है, तो ये जो 4 है वो स्टार्ट है, स्टॉप है या स्टेप है, तीनों में से क्या है वो 4, वो 4 ये वाला है ना, स्टॉप वाला। तो इसका मतलब ये जो 4 है वो क्या है, आपका स्टॉप है। और स्टार्ट की वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू 0 होती है और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है, और स्टॉप तो आपको पास करवाना ही पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा समझ पाना इसको, लेकिन इस वीडियो को बार बार देखना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। रटना तो आसान है कि 3 टाइप के होते हैं ना, ऐसा करे ऐसा, लेकिन देखो मैं हो क्या रहा है, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो सारे फंक्शन इसी तरह से ही होते हैं कि सभी में क्या होता है कि कई आर्गुमेंट ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं और कई होते हैं जो आपको पास करवाने होते हैं, मतलब कई कंपलसरी होते हैं, कई आपके ऑप्शनल होते हैं, है ना। हर फंक्शन में इसी तरह से होते हैं। तो देखो ये जो है ये आर्गुमेंट आपका ऑप्शनल है, ये आपका ऑप्शनल है, ये आपका कंपलसरी है। कंपलसरी है इसका मतलब ये वैल्यू तो आपको पास करवानी ही पड़ेगी। जब भी आप इस रेंज फंक्शन को कॉल करोगे तो स्टॉप की वैल्यू तो आपको पास करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट की वैल्यू पास नहीं करी तो उसकी वैल्यू 0 मानी जाएगी, अगर आपने स्टेप की वैल्यू पास नहीं करी तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने अगर ये कॉल किया रेंज 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए की वैल्यू मैंने पास करी, तो इसका मतलब ये स्टॉप की ही वैल्यू है, क्योंकि स्टेप की वैल्यू तो आपको पास करवानी ही पड़ेगी। तो ये जो वैल्यू है स्टॉप की वैल्यू है, तो ये जो है आपका स्टॉप है। आपने स्टार्ट पास नहीं करा तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। स्टेप भी आपने पास नहीं करा तो स्टेप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 है, स्टार्ट की वैल्यू 0 है। आपने स्टार्ट और स्टेप दोनों पास नहीं करे तो स्टार्ट की वैल्यू 0 होगी, स्टेप की वैल्यू 1 होगी। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्टार्ट 0, तो 0 से स्टार्ट करो, स्टेप क्या है 1, तो 1 1 ऐड करते चलो, और कहां तक चलना है 4 तक, लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं होता है, तो ये 0 1 2 3 आपका सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। एक तो हुआ ये। और अगर मैंने इस तरह से लिखा रेंज, और मैंने लिखा आपका 3 और आपका लिखा 6, ठीक है, तो देखो इसमें ये वाला केस आ जाएगा, मतलब स्टार्ट की वैल्यू तो हो जाएगी 3, ये आपका स्टार्ट होगा, और ये जो है आपका स्टॉप हो जाएगा। स्टेप आपने पास नहीं करवा रखा, इसका मतलब स्टेप की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट मतलब 3 से स्टार्ट करना है, स्टेप की वैल्यू 1 है और 6 तक जाएगा, लेकिन 6 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 3 4 5 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, इस तरह से। और अगर आपने तीनों पास करवा रखे हैं तो तीनों ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये होता है आपका स्टार्ट स्टॉप स्टेप रेंज हो गया। अब फटाफट से स्क्रीन शेयर करके देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स दे रखे हैं वहां पर। अब देखो ये लिस्ट रेंज लिखा हुआ है ना, रेंज, तो देखो इसमें ये देखो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया था कि रेंज 10, पहले देखो रेंज 10, रेंज 10 का मतलब क्या हो गया कि आपकी ये जो है 10 है, मतलब ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो ये मतलब स्टॉप की वैल्यू है। स्टार्ट की वैल्यू 0 होगी और स्टेप की वैल्यू 1 होगी, तो 0 में 1 ऐड करेंगे, फिर 1 में 2 1 ऐड करेंगे, फिर उसमें ऐड करते हैं, तो ये 9 तक आपका सीक्वेंस बन जाएगा ए। अब देखो इसने क्या कर रखा है कि जो रेंज फंक्शन है इसको लिस्ट फंक्शन के अंदर पास कर रखा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेंज फंक्शन है वो बेसिकली आपका लिस्ट फंक्शन में जब पास होता है तो रेंज का जो आउटपुट आता है वो एक लिस्ट बन जाएगा, है ना। तो रेंज फंक्शन का आउटपुट एक सीक्वेंस आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसको जब आप लिस्ट में पास करवाओगे तो आपका एक लिस्ट बन जाएगी। तो इस तरह से आपकी एक लिस्ट बन जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
अब देखो स्टार्ट वैल्यू इज गिवन एज 2। अब ये दूसरा, जब आपने स्टार्ट की वैल्यू जब 2 दे रखी है तब क्या होगा, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट की वैल्यू 2 है, स्टॉप की वैल्यू 10 है, और आपने स्टेप की वैल्यू दे नहीं रखी है तो स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होगी। ठीक है। थर्ड देखो स्टेप वैल्यू इज 5। अब आपने स्टेप की भी वैल्यू दे रखी है और आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 में 5 में 5 ऐड करा 10, फिर 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25। इस तरह से जो है आपका लिस्ट बन जाएगा। ठीक है। अब देखो स्टेप की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, हेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज जनरेटेड। ठीक है। अब स्टेप की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। तो आपको 0 से स्टार्ट करना है और -1 चलना है, तो 0 -1 -1 आ गया, फिर -1 में -1 करा तो -2, और इस तरह से आपको -9 तक चलना है। ठीक है। -9 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इस तरह आप रिवर्स सीक्वेंस भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो द फंक्शन रेंज इज ऑफन यूज्ड इन फोर लूप्स फॉर जनरेटिंग ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ऑब्वियसली रेंज फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं, हमने करा ही है जनरेट करने के लिए सीक्वेंसेस को। तो देखो प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर नंबर्स इन अ गिवन है, ये हम देख चुके हैं ना, मैंने आपको दिया था एक प्रोग्राम कि आपको मल्टीपल्स निकालने हैं, 17 का दिया था, ऐसा ही कुछ दिया था आपको। ठीक है। तो वो ही प्रोग्राम दे रखा है यहाँ पर। तो फॉर रेंज इन 5, और आप क्या करोगे नंबर इंटू 10 करते चले जाओगे, तो 10 20 इस तरह से जो है आपका सीक्वेंस है ना। कई तरीके होते हैं एक ही चीज को करने के, तो ये प्रोग्राम भी आप खुद से ट्राई करना। तो बेसिकली जो भी प्रोग्राम्स दे रखे हैं सारे आप इफ स्टेटमेंट में और उसमें, तो ये देखो लास्ट हमारा टॉपिक बचा है आपका नेस्टेड लूप्स। ठीक है। और ये नेस्टेड लूप जो है हमारा कल फिनिश हो जाएगा ना, कल नेस्टेड लूप करके 3rd चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम 4th चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है। चलो फिर स्क्रीन तो स्टॉप करते हैं। चलो अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, अगर कोई भी डाउट है तो, 1 ही मिनट बचा है हमारे पास, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेस्टेड लूप देखेंगे। ठीक है। और फिर हमारे पास वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, चैप्टर 4th पर आ जाएंगे, लिस्ट पे, है ना। तो लिस्ट और डिक्शनरी वगैरह है, काफी कुछ तो हम देख ही चुके हैं, लिस्ट और डिक्शनरी और भी देख लेंगे। कोई डाउट किसी को? नो डाउट। चलो अच्छी बात है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।